नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एससीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग इंद्रिय शारीर के अंतर्गत जो ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठान हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा तो कि कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 बताई गई है। जब टोटल इंद्रियों की संख्या हम लोगों ने एकादश देखा था, उस इंद्रियों में एकादश अर्थात 11 इंद्रियों में 5 जो होती है ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और एक उभय मन होता है, अर्थात उभय मन होता है। तो आइए हम लोग जो ज्ञानेंद्रियों की बात किए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात किए हैं, उसके जो भी अधिष्ठान हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है, अनुमान जन्य होती हैं। ज्ञानेंद्रियों को डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते हैं, जो देखते हैं शरीर में वो उनके अधिष्ठान होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि आयुर्वेद में जो ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठान हैं उनका वर्णन किस आचार्यों ने किस रूप में किस तरह से किया है। तो देखा जाए कि आयुर्वेद में ज्ञानेंद्रियों का जो अधिष्ठान है बहुत ज़्यादा तो वर्णन नहीं है, लेकिन जो भी वर्णन है वो सफिशियंट है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम लोग ये, और दूसरी चीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में जोड़ा गया है इस बार, और जोड़ा गया है कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रिय के अधिष्ठान शारीर के बारे में है। चाहे वो बात करेंगे नासा की, चाहे बात करेंगे त्वचा की, चाहे बात करेंगे रसना अर्थात जिह्वा की, चाहे नेत्र की, चाहे कर्ण की बात करेंगे। तो ये इस तरह से ज्ञानेंद्रियों को जो अधिष्ठान है उनका इम्पोर्टेंस है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंस इसका है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मॉडर्न में हम लोग जितने बीडीसी पढ़ते हैं तो उसमें सेंस आर्गन पढ़ते हैं। तो सेंस आर्गन आपने देखा होगा कि आई हो, ईयर हो, नोज हो, स्किन हो, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान है, या जो भी सेंस आर्गन हम लोग मॉडर्न में कहते हैं, वो हर बार पूछा जाता है, और कभी कभी तो 2-2, 3-3 पूछा जाता है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर ये देता है कि अगर नोज देता है, जिसका मतलब कि नासा के बारे में जो भी आयुर्वेद का पक्ष है उसको भी आपको लिखना है। अगर उभय मत से पूछ रहा है तो इसका मतलब दोनों को लिखना ही लिखना है। लेकिन सिर्फ अगर नोज दे दिए, नोज देने का मतलब आपको दोनों थोड़ा सा जो भी नासा के बारे में है उसका आयुर्वेद में जो भी बताया गया उसको ज़रूर लिखना पड़ेगा, जिससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और नंबर अच्छे मिलते हैं, काफ़ी अच्छी जांची जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कि नासा शारीर मतलब कि ज्ञानेंद्रियों के जो अधिष्ठान है एक एक करके हम लोग बात करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको एज इट इज़ हम लोग पढ़ लेंगे। कोशिश करते हैं कि हम लोग को छोटे पॉइंट याद हो जाए। तो देखते हैं नासा अर्थात घ्राण, जो पहला जो अधिष्ठान है ज्ञानेंद्र का, हम लोगों ने उसके बारे में कहा नासा अर्थात घ्राण, उसको घ्राण भी बोलते हैं। तो नासा किसे कहते हैं, तो देखेंगे जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है, जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है उसे नासा कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रपाणी ने डिफाइन किया है कि जिघ्रत्य अनेन इति घ्राणम, जिघ्रत्य अनेन इति घ्राणम, अर्थात जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है उसे नासा कहते हैं। अर्थात नासा अधिष्ठान है, उसमें जो इंद्रिय है वो एक तरह से घ्राण इंद्रिय है। तो उस घ्राण इंद्रिय का कर्म क्या है, वो घ्राण का कर्म है गंध का ज्ञान कराना। तो कह रहा है जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है उसे नासा कहते हैं, अर्थात उसमें नासा में ही वो घ्राण इंद्रिय स्थित होती है। फिर देखते हैं कि घ्राण एक अर्थात घ्राण या नासा एक बहिर्मुख स्रोतस है। तो हम लोगों ने जब स्रोतस की बात किया था, बहिर्मुख स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस। बहिर्मुख स्रोतस में पुरुषों में 7 बताया था, स्त्रियों में 9 बताया गया था। इस तरह स्त्रियों में 9 और किसी ने 10 बोला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नासा अर्थात जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, चाहे नोज की हो, चाहे आई की हो, चाहे ईयर की हो, चाहे माउथ की, ये सब क्या है, बहिर्मुख स्रोतस में काउंट होते हैं। तो घ्राण या नासा एक बहिर्मुख स्रोतस है, सुषु शारीर 5 में कहा गया है। फिर देखते हैं नासा एज ए प्रत्यंग। जब हम लोगों ने अंग प्रत्यंग की बात किया था सुषु शारीर स्थान में, तो वहाँ नासा एज ए प्रत्यंग के बारे में देखा था। फिर देखेंगे नासा का प्रमाण। तो नासा का प्रमाण के, नासा के विभिन्न पार्ट होते हैं, उसके प्रमाण के बारे में बात करते हैं। तो नासापुट जो होता है, नासापुट भाग जो होता है 2 अंगुल होता है। तो नासापुट भाग मतलब कि दोनों नास्ट्रिल का जो लेंथ होता है वो एटलीस्ट दोनों नास्ट्रिल का जो ओपनिंग होती है, और दोनों को लेंथ को मेजर करेंगे तो लगभग 2 अंगुल आ जाता है। इस तरह से 2 अंगुल आ जाएगा। तो दोनों नास्ट्रिल, नासापुट मतलब दोनों नास्ट्रिल की बात कर रहा है, 2 अंगुल होता है। फिर देखेंगे नासा अर्थात नासा वंश का जो प्रमाण होता है 4 अंगुल होता है। तो नासा वंश होता क्या है, जिसको बोलते हैं डॉर्सम ऑफ नोज। डॉर्सम ऑफ नोज अर्थात ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये बोलते हैं कि एक तरह से ब्रिज ऑफ नोज। ये पॉइंट क्या है, ब्रिज ऑफ नोज है, ये है एपेक्स और टिप ऑफ नोज। इन दोनों के बीच का लेंथ जो होता है, अर्थात जो बोन का जो लेंथ होता है, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे नासा वंस या डॉर्सम ऑफ नोज। ये होता है 4 अंगुल। तो इस तरह से देखेंगे ये 4 अंगुल हो जाता है। तो इस तरह देखेंगे नासा का प्रमाण हो गया। फिर देखेंगे दोनों नासिका अर्थात रंध्र, दोनों नासिका अर्थात जो नॉस्ट्रिल या ओपनिंग है, दोनों नासिका का रंध्र ओपनिंग घ्राणेंद्री का अधिष्ठान है, अर्थात घ्राणेंद्री का अधिष्ठान है, मतलब इसके रंध्र में ही घ्राणेंद्रियों पाई जाती है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। फिर देखेंगे नासा में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो नासा में पेशियों की संख्या 2 बताई गई है। फिर देखेंगे नासा अर्थात घ्राण से संबंधित मर्म, अर्थात नासा या घ्राण से संबंधित मर्म कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मर्म है, इसको बोलेंगे फड़ मर्म। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फड़ मर्म है। फड़ मर्म क्यों कहा गया, जैसा कि नाम है फड़ मतलब फन, तो इसका जो आकृति होती है कुछ ना कुछ हम लोग कोरिलेट करते हैं, तो इसके सर्प के फड़ की तरह होता है, तो सर्प के फड़ की तरह होने की वजह से इसको हम बोलते हैं फड़ मर्म। तो यहाँ पर नासा अर्थात घ्राण में स्थित जो मर्म होता है उसको बोलते हैं फड़ मर्म। इसकी स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। घ्राण मार्ग उभयतः, घ्राण मार्ग मतलब जो नासा जो मार्ग है, घ्राण मार्ग अर्थात जो नासा मार्ग के दोनों ओर, क्योंकि जो ओपनिंग है उसके दोनों ओर क्या है, श्रोत्र मार्ग प्रतिबद्ध है। जो श्रोत्र का मार्ग है मतलब इनर साइड में जब जाएंगे तो इसका मार्ग जो विवर है, ओपनिंग है, उसके प्रतिबद्ध अभ्यंतरतः, अंदर मीन्स बाहर नहीं, अंदर की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, फड़े अर्थात फड़ मर्म पाया जाता है। देखेंगे तत्र गंध अज्ञानम, तो इसका मतलब ये लास्ट लाइन दिया है, तत्र गंध अज्ञानम, गंध ज्ञानम नहीं, तत्र गंध अज्ञानम, अर्थात ये दिया है कि अगर चोट नासा पे कभी कभी लग जाती है, तो कभी कभी किसी में देखा जाता है कि चोट इतनी गहरी हो जाती है कि जब ये फड़ मर्म में आघात पहुंच जाए, चोट पहुंच जाएगा, तो जो मेन इसका काम है गंध का ज्ञान होना, वो गंध का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा है तत्र गंध अज्ञानम, अर्थात इस पे आघात होगा। फड़ मर्म पर अगर किसी ने मुक्का मार दिया या एक्सीडेंट हो गया तो कभी कभी क्या होता है कि जो है फड़ मर्म का काम खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, गंध का ज्ञान नहीं होता, इसलिए कहा तत्र गंध अज्ञानम। तो इस तरह से हम लोगों ने नासा के बारे में देखा, नासा अर्थात घ्राण के बारे में देखा। इतना ही वर्णन है, तो ध्यान रखना है कि कौन से मर्म हैं, कितनी इसमें पेशियां होती हैं, नासा का प्रमाण कितना होता है, एक तरह से बहिर्मुख स्रोत से नासा कहते किसे हैं। तो इस तरह से करने के बाद हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, रसना। रसना अर्थात जिह्वा के बारे में, रसना अर्थात जिह्वा के बारे में देखते हैं। जैसा कि नाम है रसना, रसना अर्थात रसनेंद्री का जो अधिष्ठान है उसको हम लोग बोलते हैं जिह्वा। तो देखेंगे यहाँ पर दिया है रसत्य आस्वाद्यत अनिनिति रसन, मतलब जिसके द्वारा स्वाद अर्थात जिसके द्वारा रस को चखा जाता है या उसका स्वाद लिया जाता है किसी वस्तु का, उसको बोलते हैं रसना या जिह्वा। मतलब जिह्वा के द्वारा ही हम कहीं किसी भी चीज़ का टेस्ट चखते हैं या स्वाद लेते हैं। देखिए रसत्य आस्वाद्यत अनिनिति रसनान, अर्थात जिसके द्वारा किसी चीज़ का रस का टेस्ट लिया जाता है उसको हम लोग रसना बोलते हैं या जिह्वा बोलते हैं। बात करते हैं कि जब हम लोगों ने उत्पत्ति की बात देखा था, जिह्वा की उत्पत्ति में क्या कहा था, जिह्वा का कर्म, जिह्वा का कर्म मीन्स जिह्वा जो बोलती है सही बोलती है, तो जिह्वा का कर्म करम, जिह्वा का करम, तो कफ रक्त मांस के प्रसाद भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। हम लोगों ने वहां बात किया था जिह्वा का कर्म, कफ रक्त मांस के प्रसाद भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखेंगे कि जिह्वा क्या है, जिह्वा में कौन सी इंद्री का अधिष्ठान है, रसनेंद्री का अधिष्ठान है, जिसके थ्रू रस का स्वाद लिया जाता है, रस को टेस्ट लिया जाता है। रसनेंद्री का अधिष्ठान क्या है, जिह्वा है, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ रसनेंद्री और कहीं कहीं पंचमहाभूत का इंपॉर्टेंस बताया। देखेंगे रसनार्थे रसस्तस्य, अर्थात जो रसना अर्थात जिह्वा का जो रसना अर्थात रसनार्थे रसस्तस्य, जो जिह्वा का आधा, जिह्वा के द्वारा क्या होता है, रस का स्वाद लिया जाता है। रसनार्थे रसस्तस्य, रसना अर्थात जिह्वा के द्वारा स्वाद लिया जाता है, और जो स्वाद जो एक तरह से टेस्ट मिलता है उसका आधार द्रव्य क्या है, तो द्रव्यम आप क्षितिज तथा, जो अर्थात जो टेस्ट लेते हैं कहीं ना कहीं लिक्विड फार्म होता है। जो भी चीज़ लेते हैं उसको घोलता है लिक्विड फार्म में, पहले लिक्विफाई करता है। तो इसका मतलब कि जो लिक्विड अर्थात जो रस का, सिंपली हम लोग जिसका जिह्वा के द्वारा टेस्ट लेते हैं उसको रस कहते हैं।
तो यहाँ कह रहा है रस, रस किसे कहते हैं, जिसका जिह्वा के द्वारा टेस्ट लिया जाता है उसको रस कहते हैं। अब इस रस का आधार द्रव्य, जो रस होता है उसका आधार द्रव्य क्या है, यहाँ पर आधार द्रव्य है आप मीन्स होता है जल, और क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी। जल और पृथ्वी इस रस का आधार द्रव्य है, जल और पृथ्वी इस रस का आधार द्रव्य है। फिर देखेंगे कि इसका विशेष ज्ञान, रस का विशेष ज्ञान, रस का आधार द्रव्य क्या है, जल और पृथ्वी। आप मतलब होता है जल, क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी, तो जल और पृथ्वी जो है रस का आधार द्रव्य है। लेकिन रस का विशिष्ट ज्ञान किसके थ्रू लिया जाता है, शेष तीन महाभूत अर्थात तीन, देखेंगे निवृत्तो च विशेष च, तो विशेष जो ज्ञान होता है रस का किसके थ्रू होता है, प्रत्या खादस्त्रया, खादस्त्रया मतलब ख आदि त्रय, ख मतलब आकाश, आकाश वायु अग्नि, तो ख आदि तीन मतलब आकाश वायु अग्नि के द्वारा विशेष ज्ञान रस का मिलता है। लेकिन रस का जो आधार द्रव्य है वो है जल और पृथ्वी। रस का विशेष ज्ञान किसके थ्रू होता है, आकाश वायु अग्नि के थ्रू होता है। ये चरक ने सूत्र स्थान 1 के 64वें नंबर श्लोक में बताया है। आइए देखते हैं कि फिर जिह्वा में जो है अर्थात पेशियों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, पेशी की संख्या एक ही बताया है, और सेवनी की संख्या एक बताया है। जब हम लोग बात सेवनियों की करते थे तो परिभाषा शारीर के अंतर्गत सेवनियों की संख्या बताया था, सेवनियाँ 7 होती है। सेवनिया का मतलब सूचर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो हम लोगों ने देखा था कि मस्तिष्क अर्थात सिर प्रदेश में 5, एक जिह्वा में, एक वृषण में। तो जिह्वा में जो फ्रेनुलम लिंगुलम अर्थात इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि सेवनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिह्वा में सेवनी एक होती है, और जिह्वा जो है कफ का स्थान है, जिह्वा को माना जाता है कि पर्टिकुलर किस दोष का स्थान है, तो कफ दोष का स्थान जिह्वा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जिह्वा या रसना के बारे में भी देखा। तो यहाँ पर मेनली है कि जिह्वा को कहते किसे हैं, उसकी उत्पत्ति किससे होती है, और जिह्वा किसका अधिष्ठान है, रसनेंद्रिय का स्थान है। साथ ही साथ रसनेंद्रिय है तो रस का टेस्ट ले रहा है, जो किसी भी रस का जो स्वाद मिलता है तो रस की विशेषता बता दिया कि रस का जो भौतिक कंपोजिशन क्या है, मतलब आधार द्रव्य क्या है, जल और पृथ्वी है, और उसकी जो विशेष रस का विशेष ज्ञान किसके थ्रू होता है, खादस्त्रय अर्थात आकाश वायु अग्नि के थ्रू, जो तीन महाभूत है उसके द्वारा रस का विशेष ज्ञान लिया जाता है या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेत्र की। नेत्र की बात कहीं ना कहीं देखेंगे, नेत्र का डिटेल्ड वर्णन है। तो देखा जाए आयुर्वेदिक संहिताओं में एक नेत्र जो अधिष्ठान है, नेत्र एक तरह से अधिष्ठान है, उसका सुश्रुत ने बहुत ही डिटेल वर्णन किया है। एकमात्र आर्गन या विसरा है आई बाल या नेत्र का, जिसकी बात कर रहे हैं आयुर्वेद में, अन्यथा सब जगह जगह से ये पार्ट हम लोगों ने कलेक्ट किया है। ये एक साथ संकलित तो नहीं वर्णन है, ये जो पार्ट है ये अलग अलग जगह से वर्णित है, ये भी पार्ट अलग अलग से वर्णन है। एक साथ उन्होंने रसना या नासा के लिए स्पेशली नहीं कहा है, लेकिन नेत्र के संदर्भ में उन्होंने जो भी मैटर कहा है सब जगह एक जगह संकलित रूप से कहा है। उन्होंने उत्तर तंत्र में ये बात कही है, तो उत्तर तंत्र के नेत्र का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है सुश्रुत ने। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 में नेत्र का विस्तृत वर्णन किया है, एकमात्र आर्गन जिसका विस्तृत वर्णन किया है। फिर देखेंगे चक्रपाणी ने नेत्र को कैसे डिफाइन किया है, तो जो देखे जा सकते मीन्स जिस वस्तु को देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों के रूप को स्पष्ट दिखलाता है, उसे नेत्र कहते हैं। तो नेत्र क्या है भाई, जो चीज़ देखने लायक है, जिसको देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों के जो रूप को स्पष्ट रूप से दिखाता है, कौन दिखलाता है, उसे नेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नेत्र को डिफाइन किया चक्रपाणी ने। फिर देखेंगे दोनों नेत्र क्या होते हैं, तो हम लोग फिर वही बात करते हैं, नेत्र क्या है, एक तरह से अधिष्ठान। हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं अधिष्ठान पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेट नेत्र किसका अधिष्ठान है, चक्षु इंद्री का अधिष्ठान है। तो दोनों नेत्र क्या है, दोनों आई बल क्या है, एक तरह से चक्षु इंद्री के अधिष्ठान में काउंट किए गए हैं। फिर देखेंगे नेत्र संबंधी प्रत्यंग, अर्थात नेत्र से संबंधित जो कौन कौन से अलग अलग पार्ट है। उसके बाद देखेंगे अच्छी कूट। अच्छी कूट का मतलब समझ रहे हैं, अच्छी कूट संख्या 2 होती है, तो जिसमें ये आई बाल, नेत्र गोलक या आई बाल जिसमें फिट है, जो बोनी सॉकेट है, ये पार्ट अगर इसको हम निकाल दे बाहर तो एक खोखला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं अच्छी कूट, इसलिए इसको संख्या 2 है। अच्छी वर्त्म, अच्छी वर्त्म की बात करते हैं तो वर्त्म मतलब होता है कि आईलिड, 2 आईलिड देख रहे होंगे, 2 आईलिड जो पलके होती है, उसको हम लोगों ने अच्छी वर्त्म की संख्या दिया है, उसकी संख्या 2 बताई है। तो यहाँ पर अच्छी कूट को हम लोगों ने एक तरह से आई सॉकेट बोलते हैं, और जो अच्छी वर्त्म है ये आई लिड है। फिर देखेंगे अच्छी कनीनक। अच्छी कनीनक
और अच्छी भ्रू दो। अच्छी कनिनक का मतलब होता है कि ये जो एक तरह से कनिनक जैसे कि जो एक दो एंगल होता है, आई का दो एंगल, एक आउटर एंगल होता है, एक इनर एंगल, तो इनर एंगल के साइड में नाक होता है, तो कनिनक, देखें कनिनक, कनिक इसको बोलते हैं, कनिक, कनिनक भी बोलते हैं, कनी बोलते हैं। तो जो इनर एंगल होता है जो नाक की तरफ होता है इसकी संख्या 2 होती है। और दो अच्छी भ्रू, तो अच्छी भ्रू जो है आईब्रो की तरफ, मतलब बाहर की तरफ अच्छी, दो अच्छी भ्रू, ये पार्ट है आईब्रो, ठीक है ना, सॉरी आईब्रो, ये दो होते हैं, ठीक है। तो ये नेत्र से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने देखा कि अच्छी कुट दो होते हैं, अच्छी वर्त में दो होते हैं, अच्छी कन्नक दो होते हैं, अच्छी भ्रू दो होते हैं। फिर देखते हैं नेत्र से संबंधित मर्म। तो नेत्र से संबंधित मर्म कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ दो मर्म हैं, यहाँ एक अपांग मर्म है, एक आवर्त मर्म है। तो अपांग मर्म और आवर्त मर्म की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो अपांग मर्म जो होता है नेत्र के बाह्य भाग में, नेत्र के बाह्य भाग में, लेकिन कहाँ पर, भ्रूपुच्छ के अधो। तो भ्रूपुच्छ मीन्स पुच्छ, भ्रू, भ्रू मतलब आईब्रो, भ्रू मतलब आईब्रो ने इसके जस्ट बिलो मीन्स इस पॉइंट पर, दोनों के इस पॉइंट पर क्या होता है, भ्रू नेत्र के बाह्य भाग में, मतलब बाहर की तरफ जाना है, लेकिन भ्रूपुच्छ के अधो, भ्रूपुच्छ यहाँ खत्म हुआ, इसके बाद नीचे। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर कनिनक, जहाँ पर अपांग संधि है, यहाँ पर अपांग संधि, इस पॉइंट पर्टिकुलर मर्म कौन सा होता है उसको बोलेंगे अपांग मर्म, तो उसको बोलेंगे अपांग मर्म। अगर इस मर्म से संबंधित कोई वेद होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, अगर इस पर वेद या आघात होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंधता या दृष्टि उपघात। तो इसका काम क्या है इस मर्म का कि दृष्टि प्रोवाइड कराना, बट इस पर आघात होगा तो दृष्टि का नाश हो जाएगा या दृष्टि उपघात जिसको बोलते हैं, या अंधा व्यक्ति अंधा हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा है आवर्त। जो नेत्र संबंधित मर्म है वो है आवर्त। आवर्त के लिए क्या, इसकी एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन बताई है कि भ्रू के ऊर्ध्व भाग में, भ्रू के ऊर्ध्व भाग में, बट कहाँ, भ्रू के ऊर्ध्व भाग में, धसे हुए भाग में, भ्रू के ऊर्ध्व भाग में बट धसे हुए भाग में। तो ये भ्रू के ऊपर है, तो भ्रू के ऊर्ध्व भाग में इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट बता रहा है कि ये पॉइंट क्या है, आवर्त मर्म की स्थिति है। इसके वेधन से क्या हो गया, सेम वही पॉइंट कि व्यक्ति अंधा हो जाएगा या दृष्टि का उपघात हो जाएगा, दृष्टि का नाश हो जाएगा। तो दोनों की बात एक ही है, व्यक्ति अंधा हो जाना या दृष्टि का उपघात होना या दृष्टि बाधित होना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी नेत्र के बारे में चल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सेम इसी के बाद हम लोग इसको यहाँ स्पेस था यूटिलाइज कर लिया। यहाँ देखेंगे अच्छी गोलक का प्रमाण। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, मतलब नेत्र का जैसा मॉडर्न में एक्सप्लेनेशन है, जैसा बीडीसी ने एक्सप्लेन किया है और नेक ब्रेन में, मतलब कि हेड नेक वाले में, तो जिस तरह से आई का एक्सप्लेनेशन मॉडर्न में है, देखेंगे कुछ इसी तरह से सुश्रुत ने भी बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। देखेंगे सिंपल आई गोलक का प्रमाण की बात किया है, अच्छी गोलक के प्रमाण के उन्होंने बात की है। तो उन्होंने अच्छी गोलक का प्रमाण क्या बताया, विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम। विद्यात इसका जो प्रमाण होता है 2 अंगुल बाहुल्य होता है, मीन्स उसकी जो मोटाई होती है 2 अंगुल होती है। तो एक तरह से आई गोलक या आई बाल का जो प्रमाण होता है वो 2 अंगुल होता है, लेकिन 2 अंगुल किसके से होता है, इस पर्टिकुलर अंगुल से नहीं। देखेंगे स्व अंगुष्ठ उदर सम्मितम, मीन्स अपने अंगूठे का, हर एक व्यक्ति के अपने अंगूठे का जो ये मोटा वाला भाग होता है उदर के समान जो है, उसके जो इसका लेंथ होता है इसका 2 गुना, उसका 2 गुना जो उसका आई बाल का प्रमाण होता है, मीन्स इसकी मोटाई जो होती है वो 2 अंगुल होती है। फिर देखेंगे विद्यात 2 अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर सम्मितम। फिर देखेंगे कि इसका जो डायामीटर है, इसका डायामीटर क्या है, 2 अंगुल सर्वतः स अर्ध। सर्वतः मीन्स होता है डायमीटर, जो एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर मीन्स आगे से पीछे की तरफ अगर हम एक एक्सिस पास करें, एक एक्सिस पास करें आई बाल पे, तो एक तरह से एक्सिस जो पास हो रहा है, ये जो एक्सिस पास होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक तरह से इसका सर्वोत्तम मीन्स डायमीटर है वो कितना है, 2 अंगुल स अर्ध मीन्स 2 अंगुल प्लस आधा, 2.5 अंगुल। 2.5 अंगुल क्या है, उसके बुदबुद मतलब आई बाल का उसका डायमीटर होता है। तो हम लोग बात करेंगे अभी इसके आगे थोड़ा डिटेल में। फिर देखेंगे उसका जो रूप होता है, उसका जो अपीयरेंस होता है आई बाल का, उसको बताया है कैसा होता है, सुवृतम गोस्तनाकारम। जो आई बाल दिखता है, कोई चीज़ उभार बाहर की तरफ दिखती है, आई बाल किस तरह से दिखती है, सुवृतम मीन्स बहुत ही गोलाकार स्ट्रक्चर दिखता है, साथ ही साथ गोस्तनाकारम गाय के स्तन के समान स्ट्रक्चर दिखती है।
सुवृतम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भव, और सभी महाभूतों से उत्पन्न माना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से उन्होंने अच्छी गोलक का प्रमाण के बारे में बात किया। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कि अभी हम लोग अच्छी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी अच्छो गोलक के प्रमाण के बारे में बात किया। अब आते हैं कि कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं नेत्र से संबंधित। तो नेत्र में स्थित मंडल, संधि, पटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि नेत्र में संधि कितनी होती है, नेत्र में मंडल कितने होते हैं, नेत्र में पटल कितने होते हैं। तो आइए एक एक करके देखेंगे संधि क्या, मंडल क्या है, संधि क्या है, पटल क्या है। पहले हम देख लेते हैं संख्या। तो मंडल की संख्या 5 होती है, संधि की संख्या 6 होती है, पटल की संख्या 6 होती है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, मंडल का एमएसपी, मंडल संधि पटल, एमएसपी। तो ध्यान रखिए मंडल 5 होता है, बाकी दोनों 6 होते हैं। मंडल 5 होता है, बाकी संधि पटल 6 होते हैं। तो उसको याद करेंगे एमएसपी 566। एमएसपी मंडल 5 होता है, बाकी दोनों 6 होते हैं, संधि और पटल 6 होते हैं, एमएसपी 566। मंडल किसे कहते हैं, मंडल की संख्या यहाँ पर 5 बताई गई। मंडल पहले समझ लिया, मंडल का मतलब क्या होता है, मंडल का मतलब होता है घेरा, राउंड। मंडल कहते हैं ना चारों तरफ उसके मंडल बनाओ, तो मंडल के चारों ओर, अर्थ मंडल का मतलब होता है चारों तरफ। तो आई बाल मीन्स आई के चारों ओर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रही है, मीन्स दृष्टि के चारों ओर कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रक्चर्स एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन रही है उसको लोग मंडल बोलेंगे। तो देखेंगे नाम क्या है उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो पश्चिम मंडल, तो पश्चिम हम लोग आई लैशेस को, जो आई लीड पर, ये आई लीड पर एक तरह से आई लीड पर जो आई लैशेस हैं, देखेंगे अपर आई लीड पे, लोअर आई लीड पे कुछ इस तरह से ये राउंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दोनों मिले हुए हैं ऊपर से नीचे, एक तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब घेरे हुए हैं, उसको बोलते हैं पश्चिम मंडल। फिर देखेंगे वर्त्म मंडल, वर्त मतलब होता है आई लीड। तो आई लीड भी ऊपर वाला कुछ इस तरह से है, नीचे वाला भी कुछ इस तरह से है। तो ऊपर और नीचे दोनों क्या करते हैं, एक तरह से घेरा बनाते हैं। तो ऊपर और नीचे वाला दोनों क्या है, एक तरह से देखेंगे घेरा बनाए हुए हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये दोनों क्या होता है, एक तरह से उसको घेरे हुए हैं, इसको बोलते हैं वर्त्म मंडल। श्वेत मंडल क्या है कि जो एक तरह से स्क्लेरा है, जो आई का व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, मीन्स आई लीड के बाद हम लोग अब आई बाल पे एंट्री कर गए हैं। तो आई बाल में देख रहे हैं जो व्हाइट पार्ट होता है वो भी तो एक घेरा बनाया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं श्वेत मंडल। अब देखेंगे व्हाइट पार्ट के इनर पार्ट में जो थोड़ा सा कृष्ण भाग होता है उसको बोलते हैं कृष्ण मंडल। तो कृष्ण मंडल क्या है, एक तरह से कॉर्निया है, एक तरह से स्क्लेरा के बाद कॉर्निया है, स्क्लेरा के बाद एक तरह से कॉर्निया है, और जो एक बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है जो कि ब्राउन कलर की होती है, जो कि ब्राउन थोड़ी सी लाइट ब्राउन होती है, वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं दृष्टि मंडल। तो ये भी चारों तरफ से घेरे हुए। तो एक तरह से जो आई बाल के सराउंडिंग, जो भी आई बाल के सराउंडिंग जो भी उसके राउंडिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मंडल। मंडल का मतलब चारों ओर घेरा। फिर देखेंगे संधि, संधि की संख्या 6 होती है। संधि का मतलब देखा पहला पश्चिम और वर्त्म मंडल, पश्चिम और वर्त्मगत संधि। तो पश्चिम का मतलब क्या है, आई लैशेस, पश्चिम का मतलब आई लैशेस, और वर्त्म मतलब कि जो आई लैशेस और जो आई लीड का कनेक्शन है, जिस पॉइंट पे पश्चिम मतलब आई लैशेस आई लीड आपस में मिले हैं, मीन्स आई लैशेस जिस पॉइंट पे आई लीड से मिले उसको संधि को क्या बोलेंगे, पश्चिम वर्तगत संधि। दूसरा है वर्त्म और शुक्लगत संधि। जो ये आई लीड है, इनर साइड में कहीं ना कहीं किससे अटैच है, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट से अटैच है। जब इसको पलट के देखेंगे तो ये व्हाइट पार्ट से अटैच है अंदर की तरफ, दैट इज कॉल्ड वर्त्म मीन्स आई लीड। शुक्ल मीन्स होता है कि स्क्लेरा वाला पार्ट व्हाइट वाला पार्ट से एक जंक्शन है, यहाँ पर यूनियन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्त्म शुक्लगत संधि। फिर देखेंगे शुक्ल और कृष्णगत संधि। तो हम लोग जब देखते हैं आई बाल पे जो व्हाइटिश और ब्लैक पार्ट का जो एक संधि होता है, मीन्स जो जंक्शन है, उसको क्या नाम देंगे, शुक्ल और कृष्णगत संधि। उसी हिसाब से कृष्ण और दृष्टिगत, जो अब कृष्ण और जो सबसे सेंट्रल पार्ट है उनके बीच में एक जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कृष्ण दृष्टिगत संधि। दो होते हैं आपके कनिनक, एक अपांग। कनिनक क्या होता है, जैसा कि नाम है कनिनक, नक में नाक आ रहा है, अर्थात देखेंगे ये एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे कनिनक, ये एक है, इसको बोलेंगे अपांग। ये अपांग संधि है, ये कनिनक संधि है। मीन्स जहाँ दोनों आईलिड जो है, जहाँ दोनों बाहर साइड में मिल रही है तो उसको बोलेंगे अपांग, जो इनर साइड में मिल रही है उसको बोलेंगे कनिनक। तो कनिनक इनर साइड में है,
जो इसको बोलते हैं इनर एंगल, इसको बोलते हैं आउटर एंगल। तो आई का एंगल है इनर एंगल और आउटर एंगल। तो इनर एंगल को हम लोग कनिनक बोलेंगे, क्योंकि नाक के पास है इसलिए याद रहता है कनिनक, नक मतलब नाक के पास वाला। और जो आउटर में है उसको बोलेंगे अपांग। ये इस तरह से हम लोगों ने संधि की बात किया। पटल का मतलब होता है कोई फ्लैट स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, तो उसमें देखेंगे हर एक नेत्र में 6 होते हैं। तो नेत्र के वर्त्म में 2, मतलब एक नेत्र की बात करेंगे तो अपर आईलिड लोअर आईलिड में नेत्र के वर्त्म की बात हो गया 2 हो गया। नेत्र गोलक में 4 होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पटल में 6 हो गए, 4 + 2 6। देखेंगे नेत्र की दृष्टि के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नेत्र की दृष्टि के बारे में कहा गया। नेत्र का जो आयाम हम लोगों ने बताया है 2 सही 1/2 अंगुल। नेत्र का आयाम 2 अंगुल सर्वतः सार्ध विषग नयन बुद्बुदम। तो यहाँ पर 2 + आधा = 2.5 और सर्वतः मीन्स उसका आयाम, मीन्स होता है आयाम का मतलब होता है कि उसका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर आई बाल का। तो यहाँ देखेंगे कि नेत्र दृष्टि के बारे में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखना है कि नेत्र का आयाम कितना होता है, 2.5 अंगुल होता है। 2.5 अंगुल का मतलब 5/2 अंगुल हो जाएगा। 1 अंगुल = लगभग 1.9 सेंटीमीटर होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मॉडर्न से कोरिलेट हो जाएगा। फिर देखेंगे कि कृष्णमंडल क्या होता है। कृष्णमंडल की जो एक तरह से प्रमाण क्या है, नेत्र के आयाम का 1/3 कृष्णमंडल होता है। नेत्र का आयाम 2.5 अंगुल था, 5/2 था। नेत्र का आयाम का 1/3 भाग कृष्णमंडल है, अर्थात 5/2 × 1/3 = 5/6 अंगुल। ये नेत्र का कृष्णमंडल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है दृष्टिमंडल के बारे में बात करें, दृष्टि के बारे में बात करें, नेत्र की दृष्टि, तो कृष्णमंडल का 1/7 भाग दृष्टि होती है, ऐसा बोला गया शास्त्रों में। तो क्वेश्चन पूछता है कि दृष्टि कृष्णमंडल के कितने भाग होती है, तो कृष्णमंडल जो है दृष्टि जो है कृष्णमंडल का 1/7वां भाग या सिंपल 7वां भाग होती है। तो हम लोगों ने देखा कि कृष्णमंडल का जो प्रमाण था वो 5/6 था। तो 5/6 × 1/7 = 5/42 अंगुल। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मॉडर्न की तुलना में आ जाता है। फिर देखेंगे सिंपल दृष्टि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि दृष्टि जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दृष्टि इनर साइड में स्ट्रक्चर्स है, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखेंगे दृष्टि क्या है, मसूर दल प्रमाण, मसूर के दाल के समान, इतनी जैसे मसूर का दाल जो साइज होता है, मसूर के दाल के साइज का होता है, उसको बोलते हैं वो दृष्टि के प्रमाण है। बट सारंगधर ने अर्ध मसूर दल बोला है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग कि जो ये सुश्रुत ने बोला है कि दृष्टि का प्रमाण मसूर दल प्रमाण, मसूर के दाल के प्रमाण की, जितने साइज मसूर की दाल होती है उतने साइज की दृष्टि होती है। लेकिन सारंगधर ने कहा है अर्ध मसूर दल, अर्थात मसूर के दाल का आधा भाग दृष्टि होती है। फिर देखेंगे पंच महाभूतों के प्रसाद भाग से उत्पन्न दृष्टि जो उत्पन्न होता है पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। फिर देखेंगे इसका जो अपीयरेंस होता है जुगनू तथा अग्निकण के समान आभा से युक्त, इसका जो चमक होती है, जैसे जुगनू रात में चमकता है और जुगनू जैसे रात में चमकता है, और अग्नि का जैसे जुगनू या अग्नि जैसे हम लोग रात में जैसे आग जलती है तो दूर से जो उसकी आभा या चमक दिखती है, उसी के समान उसकी आभा से युक्त दृष्टि होती है। फिर देखेंगे कि दृष्टि जो है अव्यय अर्थात खत्म होने वाली नहीं होती है, तेज से व्याप्त, उसमें तेज से युक्त होती है, दृष्टि में तेज व्याप्त होता है। फिर बाहर से नेत्र पटलों से घिरा हुआ, तो हम लोग देखे थे नेत्र पटल कितने होते, 6, बाहर से नेत्र पटलों से घिरा हुआ बीवर अर्थात जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग बीवर के समान अर्थात एक ओपनिंग के समान दृष्टि होती है। तो नेत्र की दृष्टि में कौन सा पित्त होता है, हम लोग देखते हैं आलोचक पित्त होता है। इस तरह से हम लोग का ये जो डिटेल्ड वर्णन नेत्र का था, जो सुश्रुत ने सिर्फ और सिर्फ नेत्र का डिटेल वर्णन दिया है, बाकी अन्य किसी का नहीं दिया है, तो उसके बारे में हम लोग देखा। अब देखते हैं कर्ण, उसी तरह से छोटा सा पार्ट है, यत्र तत्र मतलब मैटर जो स्कैटर्ड था उसको एक साथ उसको मैटर रखा गया है, तो हम लोग के पास थोड़ा सा मैटर कलेक्ट हो जाता है। तो देखेंगे कर्ण के बारे में, जिससे सुना जाता है उसे श्रोत्र या कर्ण कहते हैं, जिससे सुना जाता है उसे श्रोत्र कहते हैं या श्रोतेंद्री कहते हैं। श्रोतेंद्री का काम है सुनना, लेकिन वो श्रोतेंद्री का अधिष्ठान क्या होता है, कर्ण होता है। बहिर्मुख स्रोतस, कर्ण को बहिर्मुख स्रोतस में काउंट किया गया है, हम लोग जानते हैं। दोनों कर्ण क्या होते हैं, स्रोतेंद्री, जो स्रोत इंद्री होती है उसके अधिष्ठान में काउंट होता है, क्योंकि हम लोग अधिष्ठान की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्रोतेंद्री इसमें पाई जाती है कर्ण में। फिर देखेंगे कि कर्ण से संबंधित प्रत्यंग या तो जो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, पहले दिया कर्ण सस्कुली 2 होती है। तो कर्ण सस्कुली का मतलब कि ईयर पिन्ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स क्या है, ईयर पिन्ना, दैट इज कॉल्ड कर्ण सस्कुली। कर्ण सस्कुली 2 होती है। फिर देखेंगे कर्ण पुत्रक को ट्रैगस बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा,
ये पॉइंट कहलाता है ट्रैगस, ये पॉइंट जो है ट्रैगस कहलाता है, इसके जस्ट अपोजिट कहलाता है ये पॉइंट एंटी ट्रैगस, ये है एंटी ट्रैगस। तो ये ट्रैगस एंटी ट्रैगस आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखेंगे कर्ण से संबंधित मर्म, तो हम लोगों ने हर एक विषय संबंधित मर्म की बात किया था। कर्ण से संबंधित मर्म विधुर मर्म होता है, याद रखिएगा। वो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कर्ण से संबंधित मर्म का नाम लिखिए, तो विधुर मर्म, हालांकि हम मर्म के संबंध में पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हम मर्म का नंबर आएगा। तो मर्म, विधुर मर्म, यहाँ देखेंगे विधुर मर्म कर्ण के पीछे अधोभाग में, तो देखेंगे कर्ण है, ये कर्ण के पीछे अधोभाग में, तो ये जो स्थिति है ये है आपके विधुर मर्म की स्थिति। कर्ण के, ये कर्ण है, कर्ण के पीछे अधोभाग में जो है विधुर मर्म की स्थिति होती है। अगर इस पे चोट लग जाए, इस पे वेद होने पर, मतलब आघात होने पर क्या होगा, बाधिर हो जाएगा, व्यक्ति सुन नहीं पाएगा, क्योंकि कर्ण का क्या काम है, कर्ण का क्या काम है कि सुनना, लेकिन यहीं अगर कर्ण विधुर मर्म पर आघात हो जाएगा तो व्यक्ति सुन नहीं पाएगा, बहरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जिस टॉपिक की चर्चा की है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में हर हाल में 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। डिपेंड करता है कि उभय मत से देना है तो लिखना ही लिखना है, अगर सिर्फ मॉडर्न का पूछता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मैटर आपको लिखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि अन्य वीडियो को बनाने में मेरा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।